वेलकम बैक व्यूअर्स। जाहिद साहब के साथ डिस्कशन जारी है। जाहिद साहब, आपने बताया कि अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बेसिकली उसकी करेंसी डिक्लाइन कर रही है, तो आपने पहली फेज में बताई है वेयर द गेम प्लान इज दैट अमेरिका मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन आप ये बताएं कि इस सारे गेम प्लान में बाकी दुनिया के लिए क्या प्लान किया गया है? बैंकिंग सिस्टम का जो खेलने का एरेना है, जो इनका बैटलफील्ड है, वो दो एनवायरमेंट्स हैं। एक तो ये जिस माशरे में रह रहे हैं खुद उसको हड़प कर रहे हैं, यानी अमेरिकन कौम इन्होंने गुलाम बनाए हुए और उनको खा पी रहे हैं और उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। इनका होना ही फितना है, जिस जगह बैठेंगे वहां फसाद फैलाएंगे। और कोई वजह है कि पूरी तारीख में हर थोड़े अरसे के बाद ईसाई उनको मार के निकालते हैं अपने बीच में से, इसलिए कि जहां बैठते हैं वहां फितना खड़ा करते हैं ये। लेकिन जब इनका मजहबी अकीदा यह है कि यहूदियों के अलावा पूरी दुनिया के इंसान इंसान ही नहीं है और इनका खून और इनका जान और इनका माल और इनका सब कुछ इनके लिए जायज है, फिर बाकी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि करने क्या जा रहे हैं। हम केस स्टडी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी मुल्क को ले लें, हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब ये पाकिस्तान हुकूमत को कर्ज देने की बात करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में लिख देते हैं कि हमने $1 बिलियन कर्ज दे दिया पाकिस्तान को, दैट्स इट। ना कोई सोना ट्रांसफर होता है, ना कोई करेंसी ट्रांसफर होती है, ना कोई करेंसी छापते हैं, ये सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी है, लिख दिया जाता है और पाकिस्तानी कौम $1 अरब की मकरूज हो जाती है। इसके बाद वो ये क्या करते हैं, देखिए इनके कुछ स्टेप्स हैं। अब हम आपको स्टेप एक एक करके डिफाइन करते हैं और ये पहली दफा आपको हर चीज जो आपके आसपास में हो रही है समझ में आने लगेगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी किसी भी मुल्क को हड़प करने की यह होती है कि उसके सरबराह खाइन हो, मक्कार हो, इनके एसेट्स हो, फ्री नेशंस हो या इनके एजेंट्स हो। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। मीर जाफर और मीर सादिक, देखिए हमने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मिसाल दी थी पिछले प्रोग्रामों में कि जब उन्होंने उस मुल्क के मिस्र के फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की बात की तो आपने दो क्वालिटीज बताई कि फरमाया कि मैं हफीज भी हूं और मैं अलीम भी हूं, यानी मैं इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम को, अपने वक्त के इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना भी जानता हूं और मैं खयानत नहीं करूंगा, मैं हफीज हूं, हिफाजत करने वाला हूं और मैं सारे मामले को समझता हूं। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एट्रीब्यूट चाहिए, क्वालिटीज चाहिए उस शख्स की कि जिसको ये बिठाते हैं उस मुल्क पर जिसको इन्होंने हड़प करना होता है। ये हमारी तारीख है। ये IMF के जरिए पर्टिकुलरली और वर्ल्ड बैंक के जरिए जो अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं किसी मुल्क को कर्जा देते हुए, तो उसमें शराइत देते हैं। शराइत देते हैं कि स्टेट बैंक की फलानी पोजीशंस के ऊपर इनके आदमी होंगे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इनके आदमी होंगे, प्लानिंग कमीशन में इनके आदमी होंगे, CBR में इनके आदमी होंगे और बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं कि जहां पर मुल्क के फाइनेंसेस कंट्रोल होते हैं, वहां पर ये हफीज और अमीन की जगह खाइन और बदकार मुतय्यन करते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन हमारी तारीख भरी हुई है उन लोगों से कि जो फाइनेंस कंट्रोल करते रहे इस मुल्क के, उसमें अच्छे लोग भी आए, सिंसियर लोग भी आए, लेकिन सिंसियर लोगों को ये हिलने नहीं देते क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इनके एसेट्स होते हैं। बल्कि बड़ी स्टेज बात है जाहिद साहब, हमारे कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इस मुल्क में, मैं प्रीवियस गवर्नमेंट की नहीं उससे भी पिछली बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स हु वर इकोनॉमिक मास्टर्स who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. जी बिल्कुल, हम साफ बात कर रहे हैं कि ये इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से, हमारी तारीख भरी हुई है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। We can all see that. Highest level, the prime minister is the highest post. और प्राइम मिनिस्टर बाहर से आते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के अपॉइंट किए हुए। और अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं जिनकी पहली अपॉइंटमेंट्स वर्ल्ड बैंक में, IMF में या वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम में होती है, वहां से ये भेजे जाते हैं यहाँ काम कराने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो ऑप्शन दिया जाता है, देखिए बड़ी खूबसूरत किताब मार्केट में अब आई है पर्किंस की, जॉन पर्किंस की किताब है द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हम रेकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को इस किताब को तलाश करें, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की किताब है। यह शख्स IMF में काम किया करता था। इसने सारी उम्र IMF के साथ मिलकर, ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मिलकर मुल्कों को तबाह किया है, मुल्कों को हड़प किया है। और अब आखिरी उम्र में इसको कुछ शर्म आई है तो उसने किताब लिख डाली कि मैं सारी उम्र क्या गुनाह करता आया हूं, मैंने किस तरह इंसान मरवाए और तबाह किए। और इस शख्स की किताब पढ़ने वाली है और बड़ा खूबसूरत उसमें ये, क्योंकि फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है, ये शख्स इन्वॉल्व था बगावतें करवाने में, coup करने में, मुल्कों को हड़प करने में। और इसमें जो तफसील लिखी है, अब ये सबूत हर एक के लिए ओपन हो चुके हैं। ये जो ऑप्शन देते हैं किसी मुल्क के सरबराह को, वो होता है बुलेट और द बैंक अकाउंट, यानी या गोली खाओ उनसे या हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे या स्विस बैंक अकाउंट तुम्हें चाहिए। आप हैरान नहीं होते कि हमारे मुल्क के कितने सरबराहों के स्विस बैंक अकाउंट्स हैं आज भी, बहुत सारे ऐसे कि जो हमारे हुक्मरान बने बैठे हुए हैं। ये ऑप्शन इनको दिए जाते हैं बाहर से कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको हुकूमत में लेकर आएंगे, आपके करप्शन के केसेस माफ करवाएंगे, आपके स्विस बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आपके पैलेसेस होंगे पूरी दुनिया में, यू विल बी प्रोटेक्टेड, आपकी हम हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कत्ल करा देंगे। और इसकी मिसालें हम दो देते हैं आपको। 1953 में मुसद्दक ईरान के प्राइम मिनिस्टर था। उस शख्स ने तमाम ईरानियन ऑयल नेशनलाइज कर लिया, वो ईरान जो असल दौलत है उसको नेशनलाइज कर ली।
इन CIA ने बाकायदा कैंपेन लॉन्च करके टेडी रूजवेल्ट का पोता रूजवेल्ट, वो खुद का नाम भी रूजवेल्ट था, उसको उन्होंने भेजा, उसने CIA का आदमी था, उसने coup बर्पा किया, बगावत करवाई, खरीदे, उलमा को भी खरीदा, सियासतदानों को भी खरीदा, ट्रेड यूनियंस को भी खरीदा, अखबार वालों को भी खरीदा, और इतना पैसा बहाया, उसके नतीजे में बगावत बर्पा हुई, फौज को खरीदा और दोबारा ये शाह को लेकर आए। और शाह इनका सबसे बड़ा स्टूज था, सबसे बड़ा नौकर गुलाम इनका मिडिल ईस्ट में शाह था ईरान का, जिसको मुसद्दक को निकलवा के बगावत बर्पा करके ये लेके आए। 74 में सऊदी अरब के शाह फैसल ने स्टैंड लिया इनके खिलाफ, इनका ऑयल बंद कर दिया, बेड़ा गर्क करा दिया इनकी इकोनॉमी का। ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि शाह फैसल एक सऊदी अरब का होते हुए, सऊदी अरब इनका हमेशा सहलाए रहा है, जिसका तेल 50 साल ये मुफ्त खाते रहे, वो स्टैंड लेके तेल बंद कर देगा। सऊदी शाह फैसल को कत्ल कराया, ये बुलेट और द बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनका, दुनिया में हर जगह करते हैं। हम अगेन पाकिस्तान की सिर्फ केस स्टडी ले रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो खजाइन वर्द होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हम दोबारा करेंगे। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रूल हमें दे दिया था, उन्होंने रूल ये दे दिया था कि जो जमीन के खजाने हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। जमीन के खजाने जो होते हैं जो स्टेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा मुझे खजाइन अर्थ पे रिस्पॉन्सिबल बना दो। खजाइन अर्थ चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वाटर हो, चाहे जंगलात हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है, जिसमें आपने बड़ा क्लियरली प्राइवेटाइजेशन के रूल्स बता दिए हैं, जिसका मफहूम यह है कि आपने फरमाया कि 3 चीजें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान उम्मत की, वो प्राइवेटाइज नहीं की जा सकती। फायर, फ्यूल एंड पैस्चर्स, यानी आग, यानी फ्यूल रिसोर्सेज जिसके अंदर कोयले से लेकर गैस से लेकर पेट्रोलियम भी है, वाटर रिसोर्सेज पानी के तमाम जखायर, और पैस्चर्स यानी जंगलात और वो ओपन जमीन कि जो हर मुसलमान की कॉमन मलकियत है, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मैसेज लें तो उन्होंने खजाइनुल अर्द के अल्फाज इजाफा किया है, यानी दी रिचेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जमीन के जो खजाने हैं, जिसमें कॉपर भी है, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, माइंस भी हैं, जेमस्टोन्स भी हैं, ये सारे खजाने हमें रूल दे दिया गया है कुरान से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि ये प्राइवेटाइज नहीं किए जा सकते, ये स्टेट रिसोर्सेज हैं। इनका जो इकोनॉमी, ये जो ज़ायनिस्ट जिससे हमने अर्ज किया कि मसलन पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान को हमने अब अपना गुलाम बनाना है, पाकिस्तान पर हमने कब्जा करना है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर, मिनरल्स पे, एसेट्स पे हमने कब्जा करना है। उसके लिए जैसे हमने अर्ज किया, पहली शर्त ये होती है कि हराम खोर बिठाए जाते हैं लाकर इस मुल्क के हुक्मरानों के तौर पर। हर आदमी हुक्मरानों में हमारे नापाक नहीं होता है, लेकिन 1 या 2 मीर जाफर भी काफी होते हैं कौम का बेड़ा गर्क कराने के लिए। ये हमारी तारीख में चलता चला आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वंस दैट इज डन, अब उसके बाद क्या स्टेप शुरू होता है? फिर ये मुल्क के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको $1 अरब कर्जा देना चाहते हैं। वही बात जैसे हमने आपको बताई थी, कर्जा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके अकाउंट में लिख दिया जाता है $1 बिलियन गिवन टू पाकिस्तान, और हम 20% के हिसाब से आपसे $1 अरब 20 करोड़ कर्ज लेंगे। इजाज़ साहब, क्या ऐसे हालात भी बनाए जाते हैं कि मुल्क को मकरूज बनना पड़ता है? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, और जिस तरह से डॉलर अप्रिसिएट किया हमारे मुल्क में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही है कि हम मजीद कर्जा मांगे और अपने इन बिल्स को पूरा करने की कोशिश करें। हम आपको इसी पे आते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि मैंने अर्ज किया ना कि ये माहौल पूरा बना क्रिएट किया जाता है। जब ऐसे करप्ट हुक्मरान लाएंगे तो हुक्मरानों को टास्किंग की जाती है, जिनको बैंक अकाउंट देते हैं स्विट्जरलैंड में, उससे कोई काम करवाना है, चैरिटी नहीं दे रहे हैं उससे, ये उसको ये उसके जरिए वो उनका गुलाम है, उससे उन्होंने काम करवाना है। सो व्हाट हैपेंस इज, पहले ये कर्ज देते हैं मुल्क को, एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। वो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताते हैं आपको। जाहिद साहब के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन वी हैव टू गो टू अनदर ब्रेक।